सरकार एक हिंदू फेस्टिवल में इतने पैसे स्वाहा क्यों कर रही है? 3 लाख करोड़ जो आया 45 दिन में, कैसे आया? इंडिया चाइना महाकुंभ 2025। अगर भारतवासी जातिवादी होता तो उस नदी में नहाता ही। 2028 में हरिद्वार कुंभ, इट विल बी द मोस्ट एआई पावर्ड कुंभ। मतलब राम जी की कृपा तो मिल भी रही है, साथ में लक्ष्मी जी की कृपा भी। सर अपन बात करते हैं अब कुंभ की, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं जितने भी कुंभ के बारे में लोगों के किस्से सुने, मैं शायद मेरी नजर में जो वहां पे साधु संत रुके उनके अलावा आप ही सबसे ज्यादा रुके कुंभ में। शायद ऐसे ही मुझे कई लोगों ने कहा। 31 दिन में 45 दिन के कुंभ में 31 दिन आप रुके। तो या तो वहां कोई साधु संत ही रुका है, वो भी साधु संत में भी कुछ कैटेगरी होती है जो पहले चले जाते हैं, जो कुछ पहले चले जाते हैं, तो कुछ साधु संतों से भी ज्यादा आप ही रुके। तो पहली बात तो एक तो 3 लाख करोड़ का फिगर आता है, उसको अगर आप डिकोड कर सके कि क्या प्राइम सोर्स है वो 3 लाख करोड़ जो आया 45 दिन में, कैसे आया, कहाँ पे आया इकोनॉमी में, पहले उस पर बात करते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे। तो जो आपने शब्द कहा 3 लाख करोड़, ये फिक्की की और सीआईए दोनों की रिपोर्ट आई, पैरेलली नंबर है कि कुंभ का जो 45 दिन का कुंभ था उसने 3-3.5 लाख की इकोनॉमी जनरेट करी। ये नंबर बाद में आया, लेकिन जो 45 दिन एक नंबर पे रोना मचा वो ये था कि अरे योगी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सरकार एक हिंदू फेस्टिवल में इतने पैसे क्यों खर्च कर रही है, इतने पैसे स्वाहा क्यों कर रही है, इतने पैसे वेस्ट क्यों कर रही है? अलग तरह के बड़े बड़े हेडिंग आए। तो उसका डिवीजन ये है कि 7,500 करोड़ करे मोदी सरकार ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और 7,500 करोड़ करे योगी सरकार ने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने। तो 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन उस 15,000 करोड़ ने 65 करोड़ लोगों को आमंत्रित करा और बॉटम्स अप इकोनॉमी 3.5 लाख करोड़ की जनरेट हुई। एक आदमी, जैसे मैंने पहले बताया, एक आदमी आता है तो फ्लाइट से आता है, ट्रेन से आता है, बस से आता है, रोड से आता है, चलते हुए आता है तो कहीं रहता है, जमीन पे भी रहता है तो पन्नी खरीदता है, एक कंबल खरीदता है, एक चादर खरीदता है, कलावा खरीदता है, पंडित जी से टीका लगवाता है, खाना खाता है, लोकल नाविक को, निषाद लोगों को पैसे देके बोट में जाता है। तो कई लेवल पे इकोनॉमी होती है। मतलब वो केन खरीदता है जिससे वो गंगा जल भर के ले जाए, तो जो 20 रुपए का केन है वो भी पैसे कमा रहा है, जो 20,000 रुपए का टेंट है वो भी पैसे कमा रहा है। तो बॉटम्स अप इकोनॉमी है, जो एक व्यक्ति ने 3 से 5,000 रुपए खर्च करे, गरीब से गरीब आदमी ने भी, और किसी ने 2 लाख रुपए खर्च करे, उसका जब एवरेज आउट करा, लोगों ने बड़े बड़े सर्वे करे, उससे निकल के आया कि 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। मतलब फूल का बिजनेस 800 करोड़ रुपए का है। केन का बिजनेस, केन की बॉटल का बिजनेस 1000 करोड़ का नाम लिया था नाविक का। एक नाविक ने 30 करोड़ रुपए कमाए। उनकी 30 बोटें थी, निषाद परिवार के थे। उन्होंने क्योंकि एक बोट में 7,000 रुपए लगते थे, आप लगा लीजिए आपके पास 100 बोटें हैं और हमने 45 दिन चलाई हो अगर, तो उसने जो बॉटम्स ऑफ इकोनॉमी जनरेट करी। अब इसमें एक फैक्ट मुझे और पता लगा रिसेंटली, ये जो 15,000 करोड़ रुपए हैं, इसमें से 80% परमानेंट इंस्टॉलेशन है। तो मैं तो उसको खर्चा भी नहीं मानूंगा, वो तो इन्वेस्टमेंट है। परमानेंट मतलब एयरपोर्ट का एक और टर्मिनल बन गया, 5 जो हाईवे आ रहे हैं वो 4 लेन के हो गए, जो घाट हैं वो पक्के हो गए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अलग सिस्टम जनरेट हो गया। पूरे प्रयागराज में मतलब अगर 200 वो हैं चौराहे, तो उसमें बहुत सुंदर मूर्ति के इंस्टॉलेशंस हो गए, करीब लाइटिंग नहीं हो गई, मतलब शहर का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपग्रेड हो गया। प्रयागराज भारत के टॉप 25 सिटीज में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। तो उसको तो मैं खर्चे में नहीं मान रहा हूँ, वो तो वही सूनर लेटर होता है ना, वो तो कैपेक्स जो दिख रहा है आपको वहां पे, जो उसने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया। तो खर्चा तो केवल 20% है, मतलब 3,000 करोड़। तो 15,000 करोड़ ने 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट नहीं करी, 3,000 करोड़ ने 3 लाख करोड़ की, ये खर्चा है। ये तो 100x की ROI है। ऐसा आप तो सीए हैं, आप तो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी देते हैं, ऐसा कौन सी इन्वेस्टमेंट एडवाइस है? बल्कि अब तो ये बात होने लगी है कि जो धर्मानोमिक्स है, हर मेले को बड़ा करा जाएगा क्या? हर मेले में पूरे, एक तो इसमें 2 फायदे हैं, एक तो पूरे भारत का इन्फ्यूजन होता है। जब मैं नहा रहा था तो मैंने नहीं देखा कौन किस प्रदेश से आया था, कौन सी भाषा बोल रहा था, कौन किस जाति का था, वही पानी मुझे भी छू रहा था, सभी को छू रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। इससे एक और बात पता लगती है कि भारतवासी मूलतः जातिवादी नहीं है। अगर भारतवासी जातिवादी होता तो उस नदी में नहाता ही नहीं। कैसे नहाता? उसमें तो दलित भी नहा रहा है, ओबीसी भी नहा रहा है, ब्राह्मण भी नहा रहा है, सब नहा रहा है। अगर वो मूलता होता, हाँ थोड़ा सतही थोड़ा चीजें बची हैं कि कोई शादी नहीं हो रही है, कोई यहाँ नहीं हो रहा है, वो, लेकिन वो भी बहुत तेजी से जा रहा है, वो तेजी से जा रहा है। अर्बन में हमें अपनी टीम में पता भी नहीं होता किसकी कास्ट क्या है, नाम से पता नहीं होता। गांव में फिर भी बचा कि अर्बन में, सही बात है, लेकिन गांव का आदमी भी वहीं पे था ना, कॉस्मोपॉलिटन हो गया। लेकिन यानी उसके मूल में भावना नहीं है। मूल में होती तो पक्का नहाने नहीं जाता उस नदी में जहां सब नहाने जा रहे हैं, इतनी भीड़ के बीच में, है ना। एक तो वो हो गया, और इतनी सारी इकोनॉमी जनरेट हुई। तो अब तो सारे मेलों के बारे में कैसे बड़ा हुआ है। बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं 31 दिन बाद एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, जब मैंने वो रायबरेली वाला देखा, तो एक और चीज देखी, वहां पे नासिक कुंभ 2027 के पोस्टर लगा रखे थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो एक बड़ा प्यारा पॉजिटिव कॉम्पिटिशन भी शुरू हो गया, एक कंटिन्यूटी भी लगी। अच्छा, इसके बाद वो अब मेरे ख्याल से वहां पे धामी जी लगा देंगे, क्योंकि 2028 में हरिद्वार कुंभ है। तो एक पॉजिटिव कंपटीशन भी हो गया। और अच्छा, तुमने ये ऐसा किया था, अब मैं ऐसा करता हूं। फडणवीस जी कह रहे हैं इज द मोस्ट एआई पावर्ड कुंभ। बहुत बहुत बढ़िया बात है।
मतलब अब कंपटीशन भी ऐसे होने लगा है कि मगर नासिक कुंभ तो छोटा ही होता है, वो इतना वृहत हो ही नहीं सकता, उसकी जगह एरिया छोटा है, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूटी है, सब मेलों को बड़ा करने की बात होने लगी है। मेले के बीच में मैं 3 दिन बस गायब था, मेले के बीच में मुझे जाना पड़ा, मैं तिरुपति गया था, मैं टेम्पल कनेक्ट बोल के कार्यक्रम था, एक क्या नाम है, गिरीश कुलकर्णी जी हैं, पिछले कई सालों से वो टेम्पल्स को बुलाते हैं और टेम्पल का एक्सपो करते हैं। वहाँ पे 1800 टेम्पल आए, वहाँ बात चल रही थी कि भाई टेम्पल इकोनॉमी में कैसे बढ़ाई जाए, टेम्पल अपनी अपनी सुगमता कैसे बढ़ाएं, वो किस सर्विस को हायर करें, वो टेम्पल में कॉइन, मतलब एक सर्विस था जो जिस टेम्पल में जाओगे उसका एम्बॉस्ड कॉइन मिलेगा, गोल्ड का कॉइन, सिल्वर कॉइन, उसी बुलियन रेट में। टेम्पल में कपड़ों की दुकान होगी, जो धोती कुर्ता पहन के ही टेम्पल में कैश जाएगा, तो और ब्रांडेड कपड़े होंगे उसी टेम्पल के, मतलब इस तरह की बातें होने लगी हैं। इस बार आपने होली में देखा हो तो होली त्योहार जिसमें पैसा, दिवाली थोड़ा खर्चीला त्योहार है, होली में क्या रंग खरीदा आपने 50 रुपए का, इस बार होली में टी शर्ट मिल रही है, अलग अलग डिजाइनर टी शर्ट मिल रही है, अलग अलग कैप मिल रही है, मतलब हिंदू त्योहार बड़े होते जा रहे हैं, हिंदू त्योहार में प्रोसेशन शुरू होने लगा है, हिंदू त्योहार में पार्टियां होने लगी हैं। तो ये जो रिलीजियस इकोनॉमी है, ये पूरा एक वर्टिकल बन गया है। जो रिलीजियस इकोनॉमी के, रिलीजियस टूरिज्म के जो ट्रैवल एजेंट्स है, मेक माई ट्रिप, यात्रा, सब में जो ऊपर का बैनर था वो कुंभ का बैनर था 50 दिन तक, सारे ट्रैवल एजेंट केवल कुंभ की बुकिंग कर रहे थे। तो ये जो बहुत सुंदर व्यवस्था है कि भाई कुंभ पैसा भी जनरेट करके दे रहा है। मतलब अयोध्या में जैसे मैंने बताया कि सारे बड़े लोग वहां पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहां पे लीला से लेकर, ताज से लेकर, लोढ़ा से लेकर सब आ रहे हैं। मतलब राम जी की कृपा तो मिल भी रही है, साथ में लक्ष्मी जी की कृपा भी। कॉर्पोरेट भी आ रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ पर बर्गर किंग भी था, मैकडी भी था, पिज़्ज़ा हट भी आएगा, स्टारबक्स भी खुलेगा, वो सब मुझे लोग याद है मैं चाय पॉइंट पे चाय पी रहा था तो पीछे से स्विगी वाला ऑर्डर लेने आया, सर मेरा ऑर्डर दे, मतलब वो टेंट में भी शहरी लोग वहां पे अपना स्विगी भी लेके पहुंच गए कि मैं टेंट से बाहर भी नहीं निकलूंगा, मैं तो वो भी यहीं से स्विगी मंगवाऊंगा। चलो सर, तो सर आपके 31 दिन के प्रवास की कोई भी ऐसी घटना जो इमोशनली हो या एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाती हो, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको देखने को मिली यूनिक? भाई हम एडमिनिस्ट्रेशन पे आपसे पूरा सवाल पूछूंगा कि उनका कुंभ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ, क्योंकि तो 67 करोड़ लोग का मतलब हो गया कम से कम 2 यूरोप नहा के चलेगा 1.5 हम लोग तो ऐसे बोलते थे पॉपुलेशन में, इंडिया चाइना महाकुंभ 2025, दैट वाज द थिंग। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत की है, उसके बाद चाइना की है, उसके बाद महाकुंभ है। और ये वो शहर है जिसकी पॉपुलेशन 22 लाख है। सोचो 22 लाख वाला शहर मतलब करीब 66 करोड़ लोगों को रिसीव करके भेज दे रहा है। एक एक दिन में 1 करोड़ लोग होते थे, कुछ ऐसे दिन थे 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ लोग थे उस शहर में, जिसकी पॉपुलेशन 22 करोड़। तो उसका कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो। और सबसे मजेदार बात है राहुल भाई कि ये जो पूरा मेला है, ये करीब 60 से 65, लोगों को लगता है मेला बड़े से मैदान में लगा था, नहीं, ये 60 किलोमीटर का शहर था पूरा। इसमें 25 सेक्टर थे, हर सेक्टर 2-2.5 किलोमीटर का था। तो इसमें मतलब मैं शहर बसाया गया, पूरा शहर था, इसे मेला क्षेत्र बोलते थे। मतलब प्रयाग ये रहा, मेला क्षेत्र ये रहा। ये जो पूरा मेला क्षेत्र है, ये 90-95% फ्लड बैंक पे है, मतलब नदी के तट पे, जहां पे नदी थी और नदी होगी। वो नदी ने जो तट छोड़ा, मतलब नदी का अपना भाव बदलता रहता है, जो नदी ने तट छोड़ा उस 4000 हेक्टेयर में मेला था। तो जब आप चलेंगे वहां पे तो पूरी मिट्टी नम रहेगी। तो उसको कैसे मोटरेबल बनाया जाए, उसको कैसे वॉकेबल बनाया जाए। तो अगर आपने चलाओ तो चेकर्ड प्लेट्स बोलते हैं, तो लोहे की पट्टियां बिछाई गई पूरे में, 450 किलोमीटर की रोड बनाई गई, एक तरह से आर्टिफिशियल टेम्पररी रोड, मतलब लोहे की इतनी चौड़ी चौड़ी के अंदर 2-2, 3-3 फीट की पट्टियां बिछा बढ़ा के आपस में स्क्रू करके ऐसी 450 किलोमीटर की रोड, जिससे वो मोटरेबल हो, वॉकेबल हो। नहीं तो पोली मिट्टी में आप धसेंगे तो दलदला जाएगा वहां पे, तो इतने सारे लोग चलेंगे तो वहां पे वहीं गड्ढा हो जाएगा। पहली बात ये, इसी में बिजली आ रही है टेम्पररी क्षेत्र में। मतलब गूगल में पहले दिन देखे तो ऐसा लगता है नदी में चल रहे हैं, गूगल को तो 10 दिन बाद पता लगा, क्योंकि गूगल तो यूजर जनरेटेड डेटा लेता है ना, जब बहुत सारे लोग चल रहे हैं उसको पता अच्छा है चलना भी है, नहीं तो वो तो नदी दिखाता, क्योंकि 4 महीने पहले नदी थी वहां पे। उसी में आप टॉयलेट जाके फ्लश भी कर रहे हैं, उसी में आप बिजली में अपना फोन और लैपटॉप भी चार्ज कर रहे हैं, उसी में आप पानी भी आ रहा है, नहा रहे हैं, उसी में गर्म पानी भी हो रहा है। मतलब बिजली की व्यवस्था, सीवेज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मोटर की व्यवस्था। और पुल क्रॉस करने, नदी क्रॉस करने के लिए 3-4 पक्के पुल बने। आपने 30 पेंटून ब्रिज बना दिए, जो आर्मी वर्ल्ड वॉर में बनाया करती थी, जिससे आदमी इधर से उधर कैसे जाए, जिसमें से 2 पुल केवल एम्बुलेंस के लिए, एक केवल, लोग कहते हैं वीआईपी मूवमेंट बहुत था, बस एक पुल वीआईपी के लिए था 30 पुलों में से। तो ये पूरी व्यवस्था जो थी, जो, और इसमें 10,000 कैंप्स है। मतलब जूना अखाड़ा 1 कैंप, परमार्थ निकेतन 1 कैंप, और नेत्रकुंभ 1 कैंप, ऐसे 10,000 कैंप, और इसमें लाखों टेंट। इतने सारे लोगों का एक आर्टिफिशियल शहर बसाना और उसमें 66 करोड़ आके चले जाना, मतलब ये अपने आप में और सर ये एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि कुंभ तो देखो लगते ही रहते हैं, कई बार ऐसे इस टाइम पे भी लगे जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, योगी जी नहीं थे, तो उस समय जो अरेंजमेंट होते थे और इस अरेंजमेंट में कुछ डिफरेंस था क्या? मेजर डिफरेंस था ही, जैसे मतलब पहले तो मैं देखता हूँ कौन लीड कर रहा है कुंभ। 2013 के कुंभ से कंपेयर करते हैं, प्रयाग में पूर्ण कुंभ था, अखिलेश यादव की सरकार थी।
देखिए इस समय कुंभ लीड कौन कर रहा था? योगी आदित्यनाथ कुंभ लीड कर रहे थे। मतलब वो व्यक्ति जिसने 22 साल में संन्यास लिया है, उसने सारे कुंभ अर्धकुंभ सब देखे हुए हैं, सब में आके रहा है। उनका नाथ पंथ का, गोरक्षनाथ का अपना एक कैंप लगता है। वो 22 साल की उम्र से हरिद्वार का, नासिक का, उज्जैन का, प्रयाग का, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ सब देखा है उस व्यक्ति ने। वो कुंभ को लीड कर रहा है। उसे सारे अखाड़े पता है, उसे सारे साधु पता है, किसकी क्या परंपरा है, किसको क्या गिफ्ट करना है, किसको क्या संबोधन करना है, कहाँ हरिओम बोलना है, कहाँ जय जय श्री कृष्णा बोलना है, कहाँ जय गुरुदेव बोलना है। जिस व्यक्ति को पूरी जानकारी है, वो कुंभ को लीड कर रहा था। 2013 में कुंभ को कौन लीड कर रहा था? आजम खान। मतलब आप डिफरेंस देख रहे हैं। और आजम खान मतलब चिढ़ाने के लिए बनाया होगा। उसके बाद करीब 207 एमएलए थे, 60 मंत्री थे, उसमें से आजम खान ही मिला उनको, जो सनातन की सबसे बड़ी परंपरा है, जो सनातन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें सारे साधु संत अखाड़े श्रद्धालु सब आते हैं, उसके हेड पे कौन है? आजम खान। तो अपने आप भी डिफरेंस दिख रहा है ना? वहां पे कुछ करोड़ लोग आए थे, यहाँ पे मतलब शायद 10 करोड़ लोग भी पूरे नहीं आए थे, ऐसे 8-9 करोड़ लोग आए थे ना। खासी कोई व्यवस्था होती थी, बेसिक सी व्यवस्था होती थी, है ना? यहाँ पे 66 करोड़ लोग आ गए। मतलब गवर्नमेंट का अपना एस्टिमेशन था कि पिछला जो कुंभ था, अर्ध कुंभ 2019 का, जो योगी आदित्यनाथ ने करा था, वो भी बहुत अद्भुत था। उसमें 25 करोड़ लोग तो अर्ध कुंभ में आ गए थे। उन्होंने कहा भाई डबल आ जाएंगे, 50 करोड़, उससे भी 16 करोड़ लोग एक्स्ट्रा आ गए। तभी अंत आखिरी के 15 दिन में सरकार को बहुत सारी व्यवस्थाएं बढ़ानी पड़ी, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो नाव की व्यवस्था हो, चाहे वो टेंट की व्यवस्था हो, चाहे वो रोड की व्यवस्था हो, चाहे वो फ्लाइट ट्रेन की व्यवस्था हो, सबको ऑगमेंट करना पड़ा, 1.5 गुना करना पड़ा। तो मतलब एक तो लीडरशिप क्या थी और व्यवस्थाएं क्या थी, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब वो 1x 2x नहीं, उसमें 5x 10x की बढ़ोतरी थी।